सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरें, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ कैबिनेट मीटिंग को लेकर के महत्वपूर्ण खबर, और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण शासनादेश जारी हुआ है, और साथ ही साथ एसआई एएसआई भर्ती को लेकर के सरकार से जवाब तलब किया गया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर के अध्यादेश जारी किया गया है, और रोजगार से रोकेंगे पलायन को लेकर के माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। तो जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं, और हम आप सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और साथ ही साथ अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। तो सबसे पहले यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती की हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम 6800 चयन सूची को लेकर के बात करेंगे कि अब आगे की रणनीति और विश्लेषण दोनों चीजें बताएंगे। तो 6800 चयन सूची में अगर हम यहाँ पर विश्लेषित करें तो चीज़ें यही निकल कर सामने आ रही हैं कि अब आगे वैकल्पिक हल जो हमने आपको कल भी बताए थे, आज भी वही चीज़ें हैं कि सरकार स्पष्ट रूप से अब अगर डबल बेंच नहीं जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे 6800 चयन साथियों को अब प्रयास करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अब सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट दिख रही है, क्योंकि सामने निकाय चुनाव दिख रहे हैं, और निकाय चुनाव के अगर फेर में ये मामला फंसा तो किसी भी तरीके से आप धरना प्रदर्शन अलाउड नहीं होगा, क्योंकि धारा 144 लागू होते ही आप सभी लोग किसी भी तरीके का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, और जब धरना प्रदर्शन अलाउड नहीं होगा तो आप अपनी बातों को कैसे रख सकते हैं। जिस हिसाब से माननीय मंत्री जी के द्वारा 20 दिनों का समय मांगा गया है, उस हिसाब कर अगर हम दृष्टिगत करें तो किसी भी तरीके से 6800 चयन सूची के लिए यह न्याय संगत समय नहीं है। अब आप सभी लोगों को इस पर विचार करना चाहिए, जितने भी हमारे 6800 चयन सूची से जुड़े हुए साथी हैं और शीर्ष जो इनके जो भी लीडर हैं उन पर विचार करें कि कहीं ना कहीं ये जो कीमती समय है इस पर जो है ज़्यादा इसको व्यर्थ नहीं करना है। कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन आपका हो भी चुका है, माननीय मंत्री जी से आश्वासन भी मिल चुका है, और कब तक सरकार ये जा रही डबल बेंच ये स्पष्ट नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी अधूरी ही कही जाएगी, सरकार का जो आश्वासन है डबल बेंच जाने का वो कहीं ना कहीं अधूरा ही माना जाएगा। तो देखने वाली बात होगी आगे की आपकी रणनीतियाँ यही होनी चाहिए। अगर सरकार डबल बेंच नहीं जा रही है तो आप सभी लोगों के लिए जो पुख्ता चीज़ें हैं उन पर विचार विमर्श करें, और आप सभी लोगों के लिए आगे की जो भी मार्ग है उनको प्रशस्त करने पर आपका सहयोग करें, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो उनके ही सहयोग से हो सकती हैं, लेकिन अगर आप भी इसमें जो है प्रयास करेंगे तभी आगे चीज़ें हो सकती हैं। तो कहने वाली बात यही है कि डबल बेंच अब सभी साथी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 6800 चयनित साथियों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि किस हिसाब से अगर सरकार डबल बेंच नहीं जा रही है तो हम उसके सहयोग के साथ डबल बेंच जाएं और इसको लेकर के चीज़ें स्पष्ट करें। अब अगली महत्वपूर्ण खबर क्या निकल कर सामने आ रही है वो है समायोजन पॉलिसी को लेकर के, जो स्पष्ट रूप से 67,867 सूची को रिविजिट करने के बाद में यहाँ पर निकाले गए जो भी चयनित साथी उनको रखने के लिए समायोजन पॉलिसी की जो बात की गई है सिंगल बेंच की तरफ से, उसको इस मानक के आधार पर बनाया जाना चाहिए कि अगर 6800 चयन सूची रद्द होने का जो मेन रीजन रहा वो किसी भी तरीके से मूल चयन ना प्रस्तुत कर पाना रहा सरकार या विभाग की तरफ से, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अवॉइड करते हुए अब समायोजन पॉलिसी में 6800 चयनित साथियों को स्थान दिया जाए। जिस प्रकार से निकाले गए अवैध चयनित हैं उसी प्रकार से 6800 को भी यहाँ पर लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरीके से मानक के खिलाफ होगा अगर 6800 चयनित साथियों को समायोजन पॉलिसी के तहत सम्मानित नहीं किया जाता। लेकिन 67,867 रिविजिट का आदेश जो है उसको लेकर के अभी स्थितियाँ स्पष्ट नहीं कर पा रहा है विभाग, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपनी खामियों को छुपाना चाह रहा है विभाग, अब उन खामियों को कब तक छुपाएगा ये देखने वाली बात है। अंततः जो है सरकार को भी डबल बेंच का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल बेंच के जो भी रिविजिट के बाद में चीज़ें निकल कर सामने आएंगी वो बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो विभाग की कहीं ना कहीं पोल खोलती दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं विभाग इस पर भी विचार लगातार किया जा रहा है सरकार और विभाग के द्वारा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 67,867 सूची हो या आपकी 6800 चयन सूची हो, जिसका मूल चयन आधार जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिसको लेकर के जो ये आर्डर है तो मेन चीज़ आर्डर ने यही स्पष्ट की है कि आप 67,867 हो चाहे 6800 हो, सबका मूल चयन क्या है। क्योंकि 6800 को रद्द करने का कारण यही रहा कि बिना विज्ञप्त किए हुए 6800 की लिस्ट जारी की गई थी, जिसका मेन रीजन यही रहा। मूल चयन अगर सरकार की तरफ से प्रेजेंट किया जाता तो 6800 चयन सूची को रद्द नहीं किया जाता, चाहे सिंगल बेंच हो चाहे डबल बेंच में हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या सिंगल बेंच में जो आर्डर आया है उसी के अनुरूप जो 6800 चयन सूची का जो रद्द का आदेश है क्या डबल बेंच उसको फॉलो करेगी। अगर डबल बेंच से भी रद्द होती तो क्या करेंगे साथी, सबसे बड़ा सवाल ये निकलकर सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मूल चयन का आधार सरकार प्रेजेंट नहीं करती है तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी भर्ती अब जो कटघरे में नजर आ रही है। भर्ती को बचाने के लिए आप जो है मूल चयन की तैयारी में जो है विभाग लगा हुआ है कि किस प्रकार से अगर मैटर डबल बेंच में जा
जाता है तो हम 67,867 का मूल चयन दिखाएं। और सिंगल बेंच ने भी मूल चयन ही मांगा है, जिसमें जो है क्वालिटी पॉइंट्स वगैरह की बात की गई है, तो स्पष्ट रूप से वो मूल चयन का ही आधार है, जिसमें चाहे आप सभी लोगों को पता है जो सबसे वीक पॉइंट अगर जजमेंट का देखें, जिसको लेकर के लगातार आंदोलित हैं साथी, वो है एटीआरई पर डबल आरक्षण, जिसमें मोहिनी तिवारी के जो है अपोजिट पर ये आर्डर आया है, जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं राजस्थान सरकार की तरफ से, राजस्थान कोर्ट की तरफ से जो आर्डर है उसको भी इसमें मेंशन किया गया, जिस पर हमने कल डिस्कशन किया था। उसको ही आधार बना करके टीएटी और एटीआरई में आरक्षण की बात की गई है कोर्ट की तरफ से। तो क्या देखने वाली बात ये होगी कि डबल बेंच इस आर्डर में कितना करेक्शन कर पाता है। एटीआरई और डबल रिजर्वेशन तो एक ऐसा पॉइंट है जिस पर जो है करेक्शन होगा ही होगा। और आगे देख सकते हैं कि जो अचयनित साथी हैं उनकी रणनीति स्पष्ट रूप से यही है कि जो 19,000 सीटों की मांग थी उसको भी लगभग खारिज किया गया कोर्ट की तरफ से। अब वो डबल बेंच में यही चाह रहे हैं किसी भी तरीके से याची लाभ की घोषणा कर दी जाए कोर्ट की तरफ से, कि जितने भी याची उनको कंसीडर किया जाए, जिस पर आप सभी लोगों को रणनीति के साथ कार्य करना है। जितने भी 6800 साथी हैं, किसी भी तरीके से ऐसा आदेश ना हो और आप सभी लोग इस पर प्रयासरत रहें और साथ ही साथ जल्द से जल्द कोर्ट की तरफ जाने का प्रयास भी करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप इन धरना प्रदर्शन के चक्कर में आप ऐसी चीज़ों को गंवा दें जिसको लेकर के आगे की चीज़ें अस्पष्ट दिखें। लेकिन आपको धरना भी अनिवार्य है, साथ ही साथ इन चीज़ों को लेकर के विश्लेषण करने के बाद आगे की रणनीतियों पर भी विचार करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये बहुत कीमती समय, और अगर इसको आप ऐसे ही जाया जाने देंगे तो कहीं ना कहीं आगे आप सभी लोगों के लिए, जितने भी 6800 साथियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अब आप सभी लोगों को विधिक राय लेने के बाद ही 6800 साथी जो हैं आगे डबल बेंच की तरफ जा सकते हैं। जितने भी लीडर्स हैं इस पर विधिक राय लें और आगे जाने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि अगर डबल बेंच में नहीं जाते हैं तो अन्य साथी डबल बेंच में पहुंच चुके हैं, जिससे जो है स्पष्ट नुकसान 6800 को होगा। और सरकार इतनी जल्दी 6800 को डिफीट करती अब नजर नहीं आएगी, क्योंकि उसका जो मेन मुद्दा था 67,867 बचाना, उसमें कहीं ना कहीं उसको सफलता धीरे धीरे हासिल हो रही है। और अगर लिस्ट रिविजिट होती है तो 67,867 बचेगी और समायोजन पॉलिसी के साथ जो निकाले जाएंगे उनको भी लिया जाएगा। अन्य किसी को कुछ नहीं मिलेगा, तो उसको बचाना है, उस पर देखना है, तो आपको लड़ना और संघर्ष करना ही पड़ेगा। अब अगली महत्वपूर्ण खबर जो है कैबिनेट मीटिंग को लेकर के है, कई अहम फैसलों की बात की गई है, क्या है उसको स्पष्ट करेंगे। साथियों, सबसे बड़ी खबर देख सकते हैं कि यूपी सरकार का युवाओं को 40 लाख निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने के लिए उसकी खरीद प्रक्रिया का रास्ता अब साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बुधवार शाम बुलाई गई कैबिनेट में जो है इस बात को लेकर के मंजूरी दी जा सकती है। तो बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। अन्य कौन सी चीजें हैं जिन पर मंजूरी हो सकती है, साथ ही साथ यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं लिखा भी गया, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश कैबिनेट में पेश होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें इसमें निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 और नगर नियम अधिनियम 1964 में संशोधन का अध्यादेश लाने की तैयारी है। ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तैयार अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में 21 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। तो देख सकते हैं स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 21 से अधिक जो प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा भी होगी और कई सारे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि जो आप सभी लोगों की कैबिनेट में जो पेश होने जा रहा है उसमें आप सभी लोग देख सकते हैं कई सारी चीज़ों में बदलाव हो सकता है। देख सकते हैं कि ओबीसी कोटे में जा सकती हैं कुछ सामान्य सीटें, बहुत कुछ विश्लेषित किया गया है, बहुत कुछ बदलाव की उम्मीद है। तो देखने वाली होगी जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के आधार पर क्या कुछ परिवर्तन होता है, ये देखने लायक होगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट की जा रही हैं कि आज की जो कैबिनेट बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन उसको लेकर के भी चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही साथ आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है 69 शिक्षक भर्ती का, उसको भी माननीय मंत्री जी के द्वारा सीएम को अवगत कराया जा सकता है, जैसा कि खबर हमें सूत्रों के माध्यम से प्राप्त हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है गोरखपुर से सीधे घोषणा कर दी है कि जो रोजगार से रोकेंगे पलायन, यानी पलायन को लेकर के माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो स्पष्ट बयान आया है कि गोरखपुर में 2.25 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, जिस प्रस्ताव के आधार पर बहुत सारा जो पलायन है रोका जाएगा और कहीं ना कहीं इसमें जो है आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोगों को हम इंगित कराना चाहेंगे, जो बहुत ही बड़ा आदेश निकलकर सामने आया है कि संविदा कर्मियों की जगह आउटसोर्सिंग से की गई नियुक्ति गलत। देख सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ
अपेक्स लेबल को कोऑपरेटिव सोसाइटी में संविदा कर्मचारियों को हटाकर स्थान पर आउटसोर्सिंग से नियुक्त को गलत बताया है। कोर्ट ने कहा कि स्वयं ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निर्णय लिया है कि आउटसोर्सिंग में कोई भर्ती नहीं होगी। ऐसे में 17 सितंबर 2021 के आदेश से आयुक्त एवं रजिस्ट्रार को कोऑपरेटिव सोसाइटी लखनऊ का आउटसोर्सिंग से कर्मचारी रखने का निर्णय अतार्किक एवं गलत है। कोर्ट ने यह आदेश लगभग 378 संविदा कर्मचारियों की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह आयाचियों के पक्ष में समादेश जारी नहीं कर सकता, किंतु उन्हें पुनः सेवा में रखने का हक उनकी पिछली सेवाओं को देखते हुए पुनर्जीवित हो गया है। अपेक्स लेवल की कई कोऑपरेटिव सोसाइटियां संविदा के आधार पर सीधे कर्मचारियों की भर्ती कर रही हैं। इधर एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड की एसआई और एएसआई के 327 पदों की भर्ती परीक्षा में सफलता मानक पूरे करने के बावजूद अयोग्य ठहराए गए 25 अभ्यर्थियों की याचिका पर राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने चंदौली के पंकज पाल व 24 अन्य की याचिका पर दिया है। अगली महत्वपूर्ण खबर है कार्यालयी कार्य से शिक्षकों में नहीं मुक्त करने पर 4 बीओ को यहां पर नोटिस दे दिया गया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि सभी शिक्षकों को उनके विद्यालय में लौटाया जाए, किसी भी अध्यापक से कार्यालयी कार्य न कराया जाए, विशेष रूप से वेतन बिल आदि न बनवाया जाए। इस आदेश के बावजूद कई विकास खंडों में शिक्षक कार्यालय में ही डटे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी उनसे नियमित रूप से लिपिकीय कार्य ले रहे हैं। विद्यालय अवधि में कार्यालय बुलाया जाता है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के पदाधिकारी व अन्य शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत की थी। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी जो आपके हैं उन पर जो है ये मामला आदेशित किया गया है और नोटिस जारी कर दी गई है। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, जो भी महत्वपूर्ण खबर उन पर चर्चा करने के बाद आज की जो सबसे बड़ी खबर उस पर चर्चा करेंगे। ये चर्चा है आपकी सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर के एक शासनादेश जारी किया गया है। आखिरकार बेसिक शिक्षा विभाग को अपने आदेश को ही बदलना पड़ा है। क्या है आदेश, उसको हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। याचिका ये आप देख सकते हैं जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिच याचिका में जो महेश चंद्र मिश्र या बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में है। देख सकते हैं लिखा गया, उक्त बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालय में शासनादेश 15 अक्टूबर 2013 प्राथमिक विद्यालयों में 10,000 सहायक अध्यापक के पदों पर द्विवर्षीय बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, द्वितीय बीटीसी उर्दू और प्रवृत्ताधारी अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति के संबंध में अनुमति प्रदान की गई। शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर 2013 द्वारा आवेदन हेतु पात्रता के बिंदु संख्या 1 शैक्षिक अर्हता में निम्नवत निर्देश दिए गए हैं। सहायक अध्यापक के पदों पर चयन नियुक्त हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो भारत में विद द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि रखते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण, 2 वर्षीय उर्दू प्रवीणता बीटीसी प्रशिक्षण, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण सफलता उत्तीर्ण किए हों। उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार द्वारा आयोजित कक्षा 1 से 5 हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किए हों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। आप देख सकते हैं मामला क्या था कि याची महेश चंद्र मिश्रा पुत्र श्री महेश चंद्र मिश्रा पुत्र श्री महेंद्र कुमार मिश्रा ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद द्वारा विज्ञापित सहायक अध्यापक की भर्ती जिला सीतापुर से आवेदन किया था, जिसमें याची को काउंसलिंग हेतु बुलाया गया और याची की वांछित शैक्षिक अभिलेख दिनांक 11/7/2014 को जमा करा लिया गया। उसके बाद काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई, जिसमें याची का नाम क्रमांक संख्या 156 पर है। इसी के आधार पर याची को सामान्य स्वास्थ्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर द्वारा दिनांक 21/7/2014 को किया गया। संयोगों से नियुक्त पत्र जारी करने के बजाय चयन समिति ने याची का चयन दिनांक 11/8/2014 को निरस्त कर दिया, क्योंकि याची ने राजस्थान से बेसिक एसटीसी बीएसटीसी उत्तीर्ण की है, जबकि यह उल्लेखनीय कि शासनादेश 16/3/1973 के तहत राजस्थान की बेसिक एसटीसी उत्तर प्रदेश के बीटीसी के समकक्ष मान्यता प्रदान की जा चुकी है। शासनादेश संख्या में आप सभी लोग देख सकते हैं 11 अगस्त 1997 द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में निम्नवत आदेश दिए गए हैं, जो आदेश यहाँ पर स्पष्ट रूप से है। तो बहुत बड़ा आदेश है
बहुत बड़ी लड़ाई जो है अध्यापक ने जीती है, जो राजस्थान की तरफ से बीटीसी करके आए थे और यहाँ पर जो है भर्ती हुई थी, लेकिन उनका चयन निरस्त किया गया था। आखिरकार अपने आदेश को ही बेसिक विभाग को बदलना पड़ा है और ये सब कुछ संभव हुआ है कोर्ट से। तो साथियों, आप सभी लोगों को कोर्ट में उचित पैरवी करनी ही पड़ेगी। अगर आप कोर्ट में लगातार बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं बेसिक विभाग को भी अपने निर्णयों पर जल्द से जल्द जो है बदलाव करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे ही इधर से उधर होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें आप सभी के लिए अस्पष्ट होंगी। आप सभी लोगों को अपनी मांग को लेकर के धरना भी करना है, साथ ही साथ विधिक कार्रवाई भी आपको करनी जरूरी है। अगर आप विधिक कार्रवाई से जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को ये डर रहेगा कि हमको कोर्ट में उपस्थित होकर के कोई ना कोई जवाब प्रेजेंट करना पड़ेगा। वैसे आपको केवल और केवल आश्वासन देता जाएगा और आश्वासन लेकर के आप केवल बैठे रहेंगे। कितने सारे आश्वासन दिए गए, लेकिन किस आश्वासन पर अमल किया गया अभी तक आप सभी लोग जानते ही हैं। ये भर्ती में बहुत बड़ी बात है, स्पेशली 69,000 में देख सकते हैं, सभी भर्तियों में ऐसा होता आया है। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ चर्चा की है। आशा करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और सभी साथियों को वीडियो से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप उनको जरूर जो है प्रेरित करें। इससे महत्वपूर्ण खबरें आप सभी लोगों को ससमय मिलती रहें। इसी आशा के साथ अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।